नमस्कार दोस्तों आज 20 जून है और आज का दिन दुनिया भर में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि जो लोग किन्हीं कारणों से, बहुत से कारण हैं जिनके कारण लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाने को मजबूर रहते हैं, उनको इज्जत सम्मान के साथ वहाँ रहने का अधिकार मिले। और भी बहुत से इससे पहलू जुड़े हुए हैं। इसी विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं ओम प्रकाश खजूरिया जी। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जय जी। ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि ये जो परंपरा है, ये जो रूटीन है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाने की, ये कब शुरू हुई और इसका मेन मकसद क्या था? देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर, जिसमें यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। हालांकि जहाँ तक हमारे देश की बात करें, इंडिया उसमें सिग्नेटरी नहीं है। जो 1954 का प्रोटोकॉल था उसमें, पर दुनिया भर में आज के दिन जब विस्थापितों के, शरणार्थियों के हकों की बात की जाती है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस साल का जो थीम है, टू शो सॉलिडरिटी विद रिफ्यूजीज, मतलब कि जो शरणार्थियों के साथ एकजुटता शो करना। जहाँ तक शरणार्थियों की बात है, अगर हम रिसेंटली करंट सिचुएशन की बात करें, आप देखो कि लगभग दुनिया इस समय युद्ध में उलझी हुई है। चाहे उसको रशिया यूक्रेन की बात करें, ईरान इजराइल की बात करें, इजराइल फ़िलिस्तीन की बात करें, हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं, चाहे यूक्रेन से, चाहे फ़िलिस्तीन से, चाहे दूसरी कंट्रीज़ में, जहाँ भी जहाँ युद्ध की माहौल है। अब जब इतने लोग जब शरणार्थी हो रहे हैं, दूसरी जगह पे जाके शरण ले रहे हैं, तो उनके मानव अधिकारों की रक्षा के लिए भी एक संस्था है जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। रिफ्यूजियों के मानव अधिकार की रक्षा के लिए ये संस्था, जो यूनाइटेड नेशन की संस्था है, वो हमेशा आगे आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग विस्थापित हों क्यों, और इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर वो लोग जो विस्थापितों के मानव अधिकारों की बात करते हैं। आज का दिन सिर्फ परंपरा नहीं है कि एक दिन 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय जो रिफ्यूजी दिवस बना दिया, वर्ल्ड रिफ्यूजी दिवस बना दिया तो काम खत्म हो गया। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो मानव अधिकारों की बात करती हैं, उनको जो चिंतन करना चाहिए कि वर्ल्ड किस तरफ जा रहा है। आज वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, सॉवरेनिटी नाम की चीज़ नहीं रही है, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले नहीं रहे, लिबरलाइजेशन की बात करने वाले नहीं हैं। तो इस माहौल में हमें ये समझना चाहिए कि लंबे अरसे से, जब से यूनाइटेड नेशन बना है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब यूनाइटेड नेशन की जैसे स्थापना हुई है, तो यूनाइटेड नेशन के ये भी उसके कॉग्निजेंस में रहना चाहिए कि वर्ल्ड में पीस कैसे लाया जाए। वार कोई किसी भी समस्या का सलूशन नहीं है, वार अपने आप में ही एक समस्या है, तो वो सलूशन कैसे हो सकती है किसी तो ये जो दिन मनाया जा रहा है, मनाया जाता है, हर बार कुछ ना कुछ किया जाता है, क्या इसमें कुछ कामयाबी मिलती है? देखिए, जहाँ तक कामयाबी की बात है तो मैं बात करूँगा जम्मू कश्मीर की ही। अगर हम बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, जम्मू कश्मीर, खास करके जम्मू, जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, मैं तो इसे कहूँगा जम्मू एक रिफ्यूजियों का शहर है, विस्थापितों का शहर है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। चाहे 1965 के, पहले 1947 के, 1965 के, 1971 के, फिर 89 से वैली माइग्रेंट्स, उसके बाद जहाँ जम्मू वेस्ट, जो डोडा भद्रवाह से जो वहाँ से लोग माइग्रेंट होके आए, और उसके बाद वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़, जो सारे के सारे जम्मू एक रिफ्यूजियों का हब बनाया है। एक संज्ञान, जब हम एक बात करते हैं कि जम्मू एक मंदिरों का शहर है, तो ये भी मान के चलो कि जम्मू एक रिफ्यूजियों का शहर है।
तो इनके भी कुछ मानवाधिकार हैं, उनको उनके ऊपर सरकार समय रहते, सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकारों की जिम्मेवारी बनती है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की जिम्मेवारी बनती है कि उनके अधिकारों को समझें, उनकी समस्याओं को समझें, उनकी पीड़ा को समझें। कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। मैं अगर जम्मू की बात करूं तो जम्मू में मेरे ख्याल में सबसे अधिक लोग जो रह रहे हैं पीओजे के जो विस्थापित हैं वो रह रहे हैं। क्या आप समझते हैं उनको कुछ अधिकार मिले हैं या मात्र देखिए, कुछ जहाँ छलावाई हुआ? जहाँ तक अधिकारों की बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूँगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे पहला कोई सांप्रदायिकता के जो विक्टिम बने, शिकार हुए सांप्रदायिक दंगों के, तो वो पीओजे के विस्थापित हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। 15 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 2.5 महीने के बाद ही ये सांप्रदायिकता के शिकार हुए और फोर्सिबली इनको वहाँ से निकाला। उस इलाके से जो आज भी पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे में है, वो इलाका, जिसके लिए हमारे संसद के अंदर एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ है कि उस इलाके को हम वापस लेंगे, और इस मौजूदा सरकार हमेशा बोलती है कि उस इलाके को वापस लेंगे। 22 अक्टूबर 1947 को जब वहाँ से हमला हुआ तो वहाँ से लोग जो विस्थापित हुए हैं, लगभग अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें, लगभग 41,000 के करीब जो पीओजे के विस्थापित वहाँ से परिवार लगभग, अगर संख्या की बात करें, संख्या बल की बात करें, तो मान के चलो 1.5 लाख के करीब उस समय लोग विस्थापित हुए, और आज उनकी संख्या जो है लगभग 14 से 15 लाख संख्या है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब उनके हकूक़ की बात करें, हक हकूक़ की बात करें, तो उनके साथ आज तक सिर्फ उनके साथ एक राजनीति हुई है और राजनीति के शिकार हुए हैं पिछले 70 सालों से। अगर हकीकत में बात करें कि उनके साथ जो उनके मूल अधिकार थे, एक रिफ्यूजी के अधिकार, और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर उनको जो अधिकार मिलने चाहिए थे, अलग अलग रिकमेंडेशंस जो हुई हैं, अगर उनकी भी बात करें तो उनके ऊपर भी पूरे अधिकार उनको आज तक नहीं मिले। उनको जब कहा गया था कि उनको 25-25 लाख रुपया दिया जाएगा, साथ ही साथ जो कॉलेजेस वगैरह हैं उनमें ये मांग थी लोगों की कि उसमें अब आपने एक रिकमेंडेशंस इस पे भी गई थी। बिल्कुल। अब जब आपने रिकमेंडेशन की बात करी, मैं एग्जैक्ट रिकमेंडेशन की अब उसके ऊपर ही बात करूँगा। ये 20 अक्टूबर 2014 की एक रिकमेंडेशन है, मैं ये मेरे पास दस्तावेज हैं, इसमें लिखा है रिहेबिलिटेशन पैकेज फॉर वन टाइम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स ऑफ पीओजे के डिस्प्लेस पर्सन, छम डिस्प्लेस पर्सनस। ठीक है, अब ये रिकमेंडेशंस है क्या, मैं आपको बताऊं इन नटशल। इस रिकमेंडेशन की अगर हम बात करेंगे, इसमें लिखा गया है पेमेंट ऑफ ₹25 लाख टू ईच फैमिली। क्या है जी? परिवार को 25 लाख। द अमाउंट शैल बी 996 करोड़ रुपया। The amount is proposed as a compensation against the leftover movable and immovable properties। जो इन लोगों की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज, चल और अचल संपत्ति जो वहाँ पे छूट गई थी। अचल और चल संपत्ति में अगर बात करें तो वहाँ संपत्ति की सबसे बड़ी मानव संपदा जो वहाँ पे जिसका वहाँ पे बड़ा जीनोसाइड हुआ, लगभग 40 से 45 हज़ार लोगों का जीनोसाइड हुआ वहाँ, जो वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा जीनोसाइड था, जिसका अभी तक कहीं आज तक उसके ऊपर एक डाटा ही नहीं कलेक्ट किया गया। तो इससे बड़ी और विडम्बना क्या होगी, और इनके साथ नाइंसाफ़ी क्या होगी कि उनके परिजन जो पीछे मर गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ 25 लाख रुपया नहीं था इस रिकमेंडेशन में। इस रिकमेंडेशन में सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी वो था कंपोजिशन सेकंड, कंसीडरिंग रिजर्वेशन इन प्रोफेशनल कॉलेजेस। किनके? जो देश भर के प्रोफेशनल कॉलेज हैं आउटसाइड जे.एंड.के, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ दिस डिस्प्लेस्ड फैमिलीज। ये जो डिस्प्लेस्ड फैमिलीज हैं, इनके बच्चों के लिए पूरे देश के अंदर जो टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें इन बच्चों के लिए रिजर्वेशन 2014 का, अक्टूबर 2014 की रिकमेंडेशन है जम्मू कश्मीर सरकार की केंद्र सरकार को।
तीसरी रिकमेंडेशन क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिडरिंग रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी एंड अदर सेंट्रल ऑफिसेस फॉर द वर्ड्स ऑफ दिस डीपीज। मतलब कि इनके लिए मतलब कि रिजर्वेशन, इतना खूबसूरत रिकमेंडेशंस, क्योंकि ये ऐसा क्यों था, क्योंकि हमारी तरह ही 90 में वैली माइग्रेंट्स हुए, जो कश्मीरी पंडित वहाँ से माइग्रेंट होके हुए। कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, मजबूरी होती है। जहाँ से जब वैली माइग्रेंट्स को वहाँ से निकाला गया, वहाँ से जब उनके लिए ये सारी चीज़ें उपलब्ध है, क्योंकि उनके राइट बनते थे। और उस समय की केंद्र सरकार ने, मौजूदा सरकारों ने उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखा, प्रिजर्व करके रखा। सिमिलरली ये भी इनके राइट्स के आधार पर, अधिकारों के आधार पर ये रिकमेंडेशन थी। और इसी तरीका की एक और रिकमेंडेशन थी जो दिसंबर 2014 में एक और रिकमेंडेशन गई, जिसको बोलते हैं 183rd रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। वो इन जो 25 लाख रुपया उस समय की फैमिलीज को की बात करती है, वो उसमें कहा कि 30 लाख रुपया पर फैमिली यूनिट आज था, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। आज भी जब विस्थापन का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जब ये भेजी गई थी उस समय, आज भी हमारा जो एड्रेस था वो टेम्परेरी एड्रेस था जम्मू कश्मीर का। परमानेंट एड्रेस हमारे स्टेट सब्जेक्ट में वही शो होता था, वही शो होता था जो। तो उसके ऊपर उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, जेपीसी की रिपोर्ट के बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, जो राज्यसभा और लोकसभा के अंदर रखी गई और पास हुई, उसमें इसके अलावा ये कहा गया था कि ये इकोनॉमिकल रिजर्वेशन के साथ साथ सोशल एंड पॉलिटिकल रिजर्वेशन के भी हकदार हैं। तो आप कहा गया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर जब 87 सीट्स थी, 87 सीट्स थी, 24 रिजर्व थी, हाँ, वो 87 + 24 थी, मतलब 111 सीटों में से 24 रिजर्व थी। जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एक्ट, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर का आया, ठीक है, उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जम्मू कश्मीर की सीटें जो बढ़ा के 114 कर दी गई। पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा आज भी 90 की विधानसभा है, बल्कि 90 सीटों पे चुनाव होते हैं, 24वें चुनाव नहीं होते। तो ये जो रिकमेंडेशन थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, जेपीसी की जो रिकमेंडेशन 183rd रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कहती है कि 1/3 पॉपुलेशन वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आई है, तो 1/3 सीट्स ओपन की जाए इन लोगों के लिए। जो फ्रीज करी थी 24 सीटें, वो डिफ्रीज करी जाएं, जो पीओजेके के विस्थापित हैं उनके लिए 8 सीटें। उसके ऊपर क्या हुआ वो हम उस पर जाएंगे तो लंबी चर्चा बन जाएगी। चलिए मैं आपसे ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर कंपैरिजन किया जाए, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनको सब कुछ मिला, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया गया, प्रिजर्व किया गया, नो डाउट। लेकिन अगर पीओजे के विस्थापितों की बात की जाए तो उनके साथ अन्याय हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। तो आप, इस सरकार ने तो नाइंसाफ़ी की है, कोई भी सरकार रही हो, कुछ 5.5 लाख रुपए दे देना या कुछ थोड़ा और बहुत, ये ना के बराबर है। अब आप क्या समझते हैं कि ये इसके लिए एक संघर्ष की ज़रूरत है, या? आपने अपनी चर्चा में एक बात जरूर बोली कि 5.5 लाख रुपया। अब 5.5 लाख रुपये की मैं इसमें भी जरूर बात करूँगा, पर 5.5 लाख रुपया कहाँ से आ गया, वो क्या है? मैंने पहले बताया कि 2014 की रिकमेंडेशंस 2, एक 20 अक्टूबर 2014 की, एक 10 दिसंबर 2014 की। 2014 की रिकमेंडेशन, 20 अक्टूबर 2014 की रिकमेंडेशन जो जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र को भेजी थी, और दूसरी उस समय की केंद्र सरकार को एक और रखेगी रिकमेंडेशन जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की थी, 183rd रिपोर्ट। अब ये एक और जो केंद्र सरकार द्वारा जो आपने 5.5 लाख रुपए की बात करी, ये 2016 में, जो 2015 में J&K सरकार ने, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के लिए जो डेवलपमेंट पैकेज के तहत 5.5 लाख रुपये। अब वो 5.5 लाख रुपये है कहाँ से आया 5.5 लाख रुपया? 5.5 लाख रुपया आया द गवर्नमेंट ऑफ J&K
सुनिए, 5.5 लाख रुपए का। द गवर्नमेंट ऑफ JNK वाइड देयर लेटर डेटेड 20/10/2014। 20 अक्टूबर 2014 का कौन सा लेटर था? जो रिकमेंडेशंस मैंने पहले पढ़ के सुनाई आपको। 25 लाख रुपया प्लस नौकरियां प्लस रिजर्वेशन प्रोफेशनल कॉलेजेस में, ठीक था, यही है। हैड सेंट ए प्रपोजल ऑफ रिहेबिलिटेशन पैकेज फॉर वन टाइम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स ऑफ 36,384 of POJK Chump DPs. The state government has proposed a payment of rupees 25 lakh to each family as one time compensation. क्या है? Compensation. One time compensation amounting total of 9096. ये क्या कहता है? 2014 का पैकेज वही सेम। अब क्या कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय की जब ये 5.5 लाख रुपया है, इस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट हैज केयरफुली कंसिडर्ड द प्रपोजल। किस प्रपोजल को केयरफुली कंसीडर किया? किस प्रपोजल को? जो जम्मू कश्मीर सरकार ने भेजा था, जिसमें क्या था कि आपके लिए प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर आपके बच्चों के लिए रिजर्वेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए रिजर्वेशन और पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर आपकी रिजर्वेशन, ठीक है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? केयरफुली कंसिडर किया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट केयरफुली कंसिडर द प्रपोजल एंड द डिमांड ऑफ द DPs हैज टेकन ए व्यू दैट पास्ट रिहेबिलिटेशन पैकेजेस। अब क्या कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट? उनका पैराग्राफ, पास्ट रिहेबिलिटेशन पैकेजेस फ्रॉम द ईयर 1947 ऑनवर्ड हैव हेल्प्ड द डिस्प्लेस्ड फैमिलीज इन वैरायटी ऑफ वेज। हमने वैरायटी ऑफ वेज में इनको हेल्प करी है। किसमें? द डिस्प्लेस्ड फैमिलीज हैव ऑलरेडी बीन गिवन एग्रीकल्चरल लैंड। इनको क्या दिया गया? एग्रीकल्चरल लैंड, जिसके ऊपर आप अभी 254C के ऊपर कभी कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर इसके ऊपर भी बात करें, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी लंबी बात है, वो कैसे आई थी ये जमीन, इसके बदले में क्या लिया गया था। और लैंड दिया है होम सेटल प्लॉट्स। क्या दिया है? होम सेटल प्लॉट्स दिए हैं, जिसकी अभी तक ओनरशिप राइट नहीं है। कहती कि हमने दिए हैं, बट मैं कहता हूँ दिए। रेलवे लाइन पे आप लोग रह रहे हैं, रेलवे लाइन पे, पर होम सेटल प्लॉट नहीं है, कभी उसका आपके पास राइट्स नहीं है। हाउसेस और कैश कंपनसेशन आपको दिया गया है थ्रू वेरियस स्कीम्स। इन दैट बैकड्रॉप सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर ए पैकेज ऑफ, मतलब कि इसको सारा कुछ समझते हुए 5.5 लाख रुपया ये इनको दिया जाए। क्या? कैश बेनिफिट फॉर पर फैमिली एज रीजनेबल अमाउंट, मतलब कि आपके लिए 5.5, मतलब आपको बहुत कुछ दे चुके हैं। 5.5 लाख रुपया वहाँ, और जिसके लिए आपको वन टाइम सेटलमेंट का फॉर्म भरा दिया गया। अब राजनीति कहाँ हो रही है? ये राजनीति के शिकार कहाँ हो रहे हैं? आप देखिए, जब भी इलेक्शन होते हैं, जो भी नेता इन विधानसभाओं के अंदर जहाँ जहाँ पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापित हैं, वहाँ ये बोलते हैं कि बस आपके अगली किश्त आने वाली है। जब ये पैकेज मैंने आपको पढ़ के बता दिया, इसमें तो लिखा फुल एंड फाइनल, और आपको दे दिया गया है, तो फिर इंस्टॉलमेंट कौन सी? और मैं हैरान हूँ कि पिछले विधानसभा में किसी हमारे एक लोकल नेता ने ये कह दिया कि हमारा जो विधायक होगा, मैं विधायक हमारा, क्योंकि विधानसभा हमारी बहुत सारी बड़ी विधानसभाएं, जिसमें मैं किसी एक विधायक की बात करूं तो उसके साथ अनजस्टिस होगा, क्योंकि उस समय प्रत्याशी था। उसके साथ वाले जो लोकल नेता बोले कि ये तो हमारा विधायक आपको 50-50 लाख रुपए दिलाएगा, 25 नहीं, 30 नहीं, 50। इसका मतलब कि हम उनकी बातों में आए। हमें राजनीतिक, मैं जो बात करता हूँ कि इन विस्थापितों के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करने की ज़रूरत है कि आप इस राजनीति के शिकार हो रहे हैं, आपके साथ ये धोखा हो रहा है, आपको ये सब कुछ कह के 5.5 लाख रुपया दे दिया गया है, और आपका आगे कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप इनकी झूठी बातों को ना समझेंगे और अपनी राजनीति तय नहीं करेंगे, अपना राजनीतिक संघर्ष तय नहीं करेंगे। इसके ठीक लिए है, संघर्ष चाहिए, एक संघर्ष और राजनीतिक चेतना कि हम किस राजनीति के शिकार हो रहे हैं और हमें कौन सी राजनीति अपनानी चाहिए। वो भी 2-4 वर्षों से नहीं, पिछले करीब 70 वर्षों से, काफ़ी अरसे से। और ये इलेक्शन के दिनों में इनका मुद्दा होता है उसके बाद में। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात ये है, अभी जो घटनाएं हमारे साथ घटी हैं, जो अधिकार देने के बाद अधिकार हैं पर
उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार ने एक ST2 स्टेटस पहाड़ियों को दिया गया, पहाड़ियों को, और पहाड़ी उसका नाम दिया गया पहाड़ी एथनिक ग्रुप। और अगर पहाड़ी एथनिक ग्रुप में वो लोग, तमाम लोग जो POJ के से विस्थापित हैं, वो सारे के सारे पहाड़ी एथनिसिटी के हैं। बट उसमें क्या किया, जो रजौरी पुंछ के अंदर POJ के विस्थापित रह रहे हैं, पहाड़ी एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं, उनको वो अधिकार दे दिए गए, ST2 स्टेटस में डाल दिया गया। जो जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर में जो लोग रह रहे हैं पहाड़ी एथनिसिटी के, जो बड़ी संख्या में हैं, लगभग 8 से 10 लाख की संख्या में हैं, जो उनका क्लेम बनता है, जब सरकार की ब्यूरोक्रेसी के पास जाते हैं, वो कहते हैं हाँ, बट उनको ST2 का सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा। चलिए इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। ये एक किस तरीके से आज जब अंतर्राष्ट्रीय रिफ्यूजी दिवस के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय रिफ्यूजी दिवस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन का काम ही नहीं है उसके ऊपर करना, और उसके बाद जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनको तो सोचना ही है, पर जो सरकारें रहती हैं उनका भी एक दायित्व बनता है कि विद इन द कैटेगरी एक डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, कैटेगरी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन क्यों, कैटेगरी के अंदर अनजस्टिस क्यों है। ये चीज़ें बड़ी, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करने की ज़रूरत है। आज का दिवस सिर्फ बनाना एक परंपरा नहीं है, इसके ऊपर विचार करना, और ये दुनिया भर की सरकारों के लिए, क्योंकि जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है पूरी दुनिया, क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर युद्ध जैसी स्थिति है, और वो लोग जो पूरी दुनिया को युद्ध में उलझा के रखे हैं, तो इसी तरीके से एक संस्थाएं भी हैं तो युद्ध में लोग विस्थापित हुए हैं, जब युद्धों से विस्थापित हुए हैं, और भी कई कारण हैं, जब इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से, जैसे हमारे जहाँ POJ के विस्थापित लोग वहाँ से POK से विस्थापित होके जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, भिन्न कैंपों में रह रहे हैं, तलवाड़ा के रिफ्यूजी जहाँ पे भिन्न कैंपों में रह रहे हैं, डोडा भद्रवाह से रह रहे हैं, वैली माइग्रेंट्स जो हैं रह रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ जिनको अभी एक अधिकार तो दे दिया गया कि उनको वोट डालने का अधिकार दे दिया गया 70 सालों के बाद, बट उनके बाकी राइट्स भी हैं, उनके बाकी अधिकार हैं, उनके ऊपर जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार और केंद्र सरकार को उसके ऊपर एक मंथन भी करना चाहिए। चलिए, बातचीत के बहुत बहुत शुक्रिया। आज निसंदेह वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जा रहा है। जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो लोग एक देश को छोड़ के किसी भी कारण के चलते दूसरे देश में जाते हैं, उनके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ लॉज हैं। लेकिन जो POJ के लोग हैं जो विस्थापित होकर अपने ही एरियाज़ में थोड़ा सा एक तरफ से उठ के दूसरी जगह आ गए, उनके लिए मुझे लगता है कि लॉज नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सरकार की ओर से भी छला गया है। यही कारण है कि आज भी 70 वर्षों के बाद भी ये लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं।